हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी जेई सीबीटी 2 की तैयारी में आप लोग लग गए होंगे, जिन लोगों के मार्क्स थोड़े बहुत ठीक ठाक आ रहे होंगे। आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो सीबीटी 2 के टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें से किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा अहमियत देनी है और किस सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा बाद में भी रख सकते हो। मतलब कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है, ज़्यादा वेटेज वाला है आपके एग्जाम के हिसाब से, और कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा कम वेटेज वाला है। तो जो ज़्यादा वेटेज वाला है उसको आप थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे, और जो कम वेटेज वाला है उसको आप थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। मैं आज इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये तो एग्जाम पैटर्न है, आप देख सकते हो। सीबीटी 1 का एग्जाम हो चुका है, सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 में टेक्निकल के आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 120 मिनट में 150 सवाल आपको मिलेगा। 100 सवाल टेक्निकल के आएंगे, बाकी इन्वायरमेंट के 10 क्वेश्चन आएंगे, पॉल्यूशन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15, जनरल अवेयरनेस के 15। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट में करने होंगे। अगर मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूं, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो सिलेबस मेंशन है आरआरबी जेई के लिए वो ये है, ऐसे लिखा हुआ है सिलेबस। तो अगर मैं जो पिछली वैकेंसी 2018 में आई थी उसके हिसाब से देखूं तो ये लगभग वेटेज रहा है, और इसी के आसपास वेटेज इस बार भी आपका रहने की उम्मीद है। देखो, जो 2018 में एग्जाम हुआ था 18-19 के आसपास में, उस बार आपका पेपर, जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच को इलेक्ट्रिकल का ही पेपर देना था, सिविल वालों को सिविल का ही पेपर देना था। उसके पहले जो वैकेंसी आरआरबी जेई की आया करती थी उसमें मिक्स आया करता था। मिक्स का मतलब, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है ना, तो आपको पेपर में इलेक्ट्रिकल के सवाल भी मिलेंगे, मैकेनिकल के भी, सिविल के भी। यानी हर ब्रांच के बच्चे को हर ब्रांच का सिलेबस पढ़ना पड़ता था। हाँ, सवाल बहुत डेप्थ पे नहीं पूछा जाता था, ऊपर ऊपर से पूछा जाता था। लेकिन अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आपको इलेक्ट्रिकल के सवाल तो मिलते ही थे, सिविल के सवाल भी, मैकेनिकल के सवाल भी। ये बैचेज हम लोग पढ़ाया करते थे जब पहले आरआरबी जेई के बैचेज चला करते थे। लेकिन आरआरबी जेई में फिर क्या हुआ 2018-19 में, फिर उसने ब्रांच स्पेसिफिक कर दिया कि इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल का ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो अब तक एक बार ब्रांच का ही पेपर एक तरीके से हुआ है, मान लो। जो पिछली वैकेंसी आई थी उसके पहले पेपर मिक्स आया करता था, हर ब्रांच का पेपर आया करता था, और वही पेपर हर ब्रांच के बच्चे को देना रहता था। तो एक ही बार का पेपर हुआ, तो एक बार के पेपर के बेसिस पर बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस बार, पिछली बार इस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए तो इस बार भी ज्यादा ही आएंगे, या इस सब्जेक्ट से कम आए तो इस बार भी कम ही आएंगे। भाई, एक बार पेपर हुआ था, जैसा पेपर बन गया वैसा बन गया। तो नॉर्मली अगर पिछली बार का पैटर्न हम देखें, और नॉर्मली और जेई के जितने एग्जाम होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखें, और आपके सब्जेक्ट के वेटेज को देखें, तो आप मान के चल सकते हो कि जो इसके नंबर लिखे गए हैं, इतने सवाल लगभग आपके पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं आपके 2024-25 में जो आपका एग्जाम होगा आरआरबी जेई का। उसमें देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट और एसी फंडामेंटल, ये दोनों, ये चारों मिला के नेटवर्क थ्योरी का पार्ट कहा जाता है। नेटवर्क थ्योरी या बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये किसका पार्ट है? नेटवर्क थ्योरी या बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। वैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस मैग्नेटिक सर्किट टॉपिक को मशीन के साथ पढ़ाता हूं, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट का मशीन में ज्यादा इस्तेमाल है। जैसे फैराडेज लॉ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, या क्लॉक फेस रूल क्या है, या सोलिनॉइड क्या है, टोरॉइड क्या है, ये सब चीजें, फेरो, पैरा, डाया, या मैग्नेटिक मटेरियल एक तरीके से, जैसे कि मिजनर इफेक्ट क्या है, या क्यूरी टेम्परेचर क्या है, या नील टेम्परेचर क्या है, मैग्नेटिक सर्किट और ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, ये सब टॉपिक, या मैग्नेटिक मटेरियल का टॉपिक मैं मशीन के साथ ही पढ़ाता हूं। जो मैं मशीन आपको पढ़ाऊंगा उसी में मैग्नेटिज्म, उसी में मैग्नेटिक सर्किट और उसी में मटेरियल साइंस आ जाएगी, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट मशीन से ही रिलेटेड हैं। भाई, हम ट्रांसफार्मर की कोर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं कि हम कोर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है। हमने किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा दिया, मशीन तक आते आते आप कई बार भूल जाते हो। इसलिए मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब मशीन पढ़ाता हूं तो उसी में ही मैग्नेटिक सर्किट को, उसी में ही मैं मैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेटिज्म को, सबको पढ़ा देता हूं। ठीक है, बस जो सिलेबस उसने दिया है लगभग यहां से 12 से 20 सवाल आपके आ सकते हैं। यानी 100 सवाल अगर टेक्निकल के हम मान के चलें तो 12 से 20 सवाल के आसपास यहां से आएगा। आप मान के चलो नेटवर्क थ्योरी का हिस्सा है, वैसे मैं इसको मशीन के साथ पढ़ाता हूं। फिर आता है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आप एरर और ट्रांसड्यूसर, सीआरओ, ब्रिजेज, वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर वगैरह के बारे में पढ़ते हो। वहां से 10 से 15 सवाल आ सकते हैं। आप मान लो इसी के आसपास वेटेज रहता है और इसी के आसपास रहेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन है, सिंक्रोनस मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन का मतलब इसी में आपका ट्रांसफार्मर भी आ गया, इसमें जितनी भी मोटर्स हैं, सिंगल फेज, थ्री फेज, सब
सिंक्रोनस मशीन को लेकर के 20 से 25 सवाल आप मान सकते हो मशीन से आ गया। फिर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सारे जितने भी सवाल आएंगे, मतलब पावर सिस्टम जिसको आप कह सकते हो, 12 से 16 सवाल। और फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के आपके सवाल आएंगे 2 से 6 सवाल। और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के 4 से 8 सवाल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 7 से 10 सवाल। ठीक है, ये कहानी है आपकी। अब आपको ये लग रहा होगा सर इतने ही सवाल आएंगे या कम ज्यादा हो सकता है? ये कोई भी टीचर एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि किस सब्जेक्ट कितने सवाल आएंगे, लेकिन जिस सब्जेक्ट की लेंथ ज्यादा है, जो सब्जेक्ट बड़ा है, जहां से ज्यादा सवाल आते रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मार्क्स का सवाल अगर आता है तो मशीन से आता है। इलेक्ट्रिकल मशीन से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। हो सकता है इस बार मशीन से सवाल कम दे या हो सकता है ज्यादा दे, बट मशीन से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, 20 से 25 सवाल। नंबर 1 पे मशीन है अगर आप स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें। हाँ, लेंथी भी सब्जेक्ट है मशीन। नंबर 2 पे अगर आप देखोगे स्कोरिंग के हिसाब से तो आपका नेटवर्क थ्योरी है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है। यहां 12 से 20 सवाल के आसपास आते हैं, जिसमें आप एसी, डीसी या फिर रिजोनेंस, ट्रांजिएंट एनालिसिस और नेटवर्क थ्योरी में सारी चीजें पढ़ते हो आप। ठीक है, नोडल एनालिसिस वगैरह। उसके बाद आपका मेजरमेंट से 10 से 15, पावर सिस्टम से 12 से 16, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जिसमें आप वायरिंग, अर्थिंग और मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हो, वहां से 2 से 6 सवाल आ जाते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें इल्यूमिनेशन पढ़ते हो आप, हीटिंग वगैरह पढ़ते हो आप, यहां से 4 से 8 सवाल आ जाते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 7 से 10 सवाल आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि 7 से 10 लिखा गया तो इतने जगह एक आध दो सवाल ज्यादा, एक आध दो सवाल कम भी हो सकते हैं। आप मान के चलो कि मोटे मोटे तौर पे यही वेटेज रहता है और यही वेटेज रहेगा। ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप अपनी तैयारी को इसी हिसाब से करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स उठाया और 2 महीने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ते रह गए आप, कि सर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे और उसके बाद ही दूसरे सब्जेक्ट को हाथ लगाएंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यह देखना है कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा, उस हिसाब से अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। मान लीजिए 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, जो भी टाइम मिलेगा, अभी एग्जाम के डेट तो नहीं पता, पर जो भी टाइम आपको मिलेगा उस हिसाब से अपने टाइम को आपको बांटना है कि किस सब्जेक्ट को कितना घंटा या किस सब्जेक्ट को कितना दिन देना है। ये तो सिलेबस है जो आरआरबी जेई ने अपनी वेबसाइट पे या अपने नोटिफिकेशन में दे रखा है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जहां से सवाल आ जाता है या आया है या बिल्कुल आएगा, लेकिन वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। कौन से सब्जेक्ट है सर? हमने तो इतना ही पढ़ा है। ये कई बार आपसे सवाल थायरिस्टर से रिलेटेड पूछ लेता है। एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। वो कहेगा कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, भाई रेक्टिफायर नाम में आ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। वैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एससीआर को पढ़ाया जाता है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। तो हमने बोला कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हमने दिया है ना, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ के आ गए, अब आपको थायरिस्टर के बारे में नहीं पता, पढ़ के और थायरिस्टर के बारे में, यहां से सवाल दे सकता है वो। कई बार वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सवाल पूछ लेता है, बेसिक सवाल पूछेगा, जैसे नंबर सिस्टम का कन्वर्जन पूछ लेगा कि हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करो या ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो। या कई बार लॉजिक गेट से रिलेटेड सवाल पूछ लेगा कि स्टेयरकेस लॉजिक गेट किसको कहते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट किसको कहते हैं। या कई बार बुलियन अलजेब्रा के सवाल पूछ लेगा, कुछ फार्मूले दे देगा, डिमॉर्गन्स थ्योरम वगैरह के सवाल दे देगा। तो यहां से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं। वैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस में है नहीं, मगर सवाल यहां से आने के पूरे चांसेस हैं। तो मैं नहीं कहूंगा पूरी डिजिटल पढ़ के आप जाओ, बस बेसिक पढ़ के। नंबर सिस्टम कन्वर्जन 2 घंटा, बुलियन अलजेब्रा 2 घंटा और लॉजिक गेट 1-1.5 घंटा, 4-5 घंटे में पढ़ लोगे आप काम भर का। उसके बाद कई बार सवाल एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आ जाता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और आरबीजी के सिलेबस में नहीं है सर, फिर पहले सिलेबस वाला पढ़े ना। हाँ, पहले सिलेबस वाला ही पढ़ो, इसको छोड़ के पहले इसको मत पढ़ने लगना कि ठीक सर पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करते हैं। अरे ना, पहले इसको पढ़ना, इसको पढ़ने के बाद फिर आप इस पे नजर डालना। या जो बच्चा पहले से तैयारी अच्छे से कर रहा है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ चुका है, वो आरआरबी के लिए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देख करके जाएगा। इसमें रेक्टिफायर पूछा जा सकता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पूछा जा सकता है, या ऑसिलेटर वगैरह के सवाल थोड़े बहुत आ सकते हैं। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको थोड़ा पढ़ के जानी है। आप कहोगे सर सिलेबस में तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही दे रखा है, भाई वो कह देगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही हिस्सा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। भाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो चाहे रेक्टिफायर वगैरह, सब डायोड वगैरह से मिलकर बनते हैं, तो डायोड वगैरह तो आपको पढ़ना ही है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बेसिक सवाल भी आ सकता है। उसके बाद मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस आपको पढ़ के जानी ही है। कई बार लोग इसको अलग सब्जेक्ट के नाम से पढ़ाते हैं, मैं इसको कई बार इलेक्ट्रिकल मशीन के स्टार्टिंग में ही पढ़ा देता हूं। उसके अलावा मैग्नेटिक सर्किट एंड मैग्नेटिज्म,
कुछ लोग इसको अलग से पढ़ाते हैं, मैं इसको मशीन के साथ ही स्टार्टिंग में पढ़ाता हूं, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सर्किट। बिना इसके मशीन को पढ़ने में मजा आता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक सवाल कई बार इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटेड आ जाते हैं। जैसे कई बार सवाल ऐसे पूछ लेगा कि क्लास सी फायर किसको कहते हैं, ऐसे पूछ लेगा कि पानी में लगने वाली आग को कौन से बोलेंगे, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में लगने वाली आग को कौन सी आग फायर बोलेंगे, या अगर कोई ऑयल है, कुकिंग ऑयल जिससे खाना वाना बनाते उसमें आग लग गई तो क्या करोगे, किस प्रकार से आग को बुझाओगे। अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर से सवाल आ जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक यंत्र जिससे आग बुझाते हैं, ठीक है। तो अलग कई टाइप के फायर एक्सटिंग्विशिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कई बार कुछ टूल से रिलेटेड सवाल आ जाता है, कई बार कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे यूपीएस से रिलेटेड सवाल आ गया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, उससे रिलेटेड सवाल आ जाएगा। कई बार पूछ लेगा चोपर क्या करता है, सिलेबस में नहीं कहीं, बट चोपर आपको पता होना चाहिए क्या करता है। कई बार बस ये पूछ लेगा इन्वर्टर किसको किस में कन्वर्ट करता है। ये सब बेसिक सवाल पूछ लिया जाएगा कि एसएमपीएस क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई, पूरा नाम कई बार पूछ लेगा। तो कई बार बेसिक चीजें पूछ लेता है। कई बार आपके सेफ्टी सिंबल्स के बारे में पूछ लेता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक टॉपिक है, कई बार वहां से बेसिक सवाल उठा के पूछ लेता है कि डेंजर प्लेट जो होती है उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है। तो कुछ सवाल यहां से मिक्स भी उठा करके पूछे जा सकते हैं। कुछ सवाल यहां से सवाल आएगा ही, आप इसको मशीन में पढ़ो चाहे अलग से पढ़ो, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है मगर यहां से सवाल आ सकता है। लॉजिक गेट डील और बुलियन अलजेब्रा मेंशन नहीं, सवाल आ सकता है, एससीआर से सवाल आ सकता है। तो अगर इन टॉपिक से सवाल आता है तो आप ये मत सोच करके जाना कि ये सिलेबस में मेंशन नहीं तो सवाल कैसे पूछा गया। क्योंकि पेपर बनाने वाला, भाई मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का टीचर है, उससे जब पेपर बनाने के लिए कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन देने के लिए कहा जाएगा, तो उसने इतनी बार उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, पढ़ाया है, इतना रिसर्च किया हुआ है, वो इतना ध्यान नहीं देगा कि अच्छा सिलेबस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं मेंशन है, केवल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन है तो हमको यही देना है। वो सवाल डाल देगा, उसको लगेगा सब तो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड सवाल डाल दो। तो इसको भी पढ़ करके आपको जाना है थोड़ा थोड़ा, बहुत डिटेल में नहीं, बट बेसिक सवाल आए तो कर ले जाना। सबसे पहले आप इस पे नजर डालना, इसको पढ़ने के बाद जब टाइम बचेगा फिर इस पे आ जाना, ठीक है। तो किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं लगभग एक अंदाजा मैंने आपको दे दिया कि मशीन सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ, जब आप वीडियो देखोगे, पढ़ना शुरू करोगे किसी सब्जेक्ट को, तो आप सबसे पहले पढ़ना नेटवर्क थ्योरी को, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी जिसको क्या बेसिक इलेक्ट्रिकल कहते हो, ये बेसिक सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने के बाद किसी भी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाती है। अब आपको पता ही नहीं कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, और आप मशीन में बार बार आरएमएस पढ़ रहे हो, या आपको पता ही नहीं कि एसी और डीसी में अंतर क्या होता है, और आप बार बार मशीन बोल रहे हो कि एसी सप्लाई देना ट्रांसफार्मर को, डीसी देंगे ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो एसी और डीसी में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो नेटवर्क थ्योरी पहले पढ़ना आप, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना आप, उसके बाद आप किसी सब्जेक्ट को हाथ लगाओ। पहले इसको पढ़ना, फिर इसको पढ़ना, उसके बाद आपकी जो मर्जी, आप पावर सिस्टम पढ़ो, फिर मेजरमेंट पढ़ो, या मेजरमेंट पढ़ो फिर पावर सिस्टम पढ़ो, फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ो, फिर ये पढ़ो ये पढ़ो। मेन यही सब्जेक्ट तो है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसी में वो एसी भी हो गया, डीसी भी हो गया, सर्किट थ्योरी भी हो गया, नेटवर्क एनालिसिस हो गया, थ्योरम्स वगैरह सब इसी में आ गया। मशीन में इसमें मैग्नेटिक सर्किट आ गया, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल भी आ गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, इसमें सिंक्रोनस मशीन भी आ गया, पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सब आ गया, इसी में स्विच गियर रिले प्रोटेक्शन सब आ गया, इसी में मेजरमेंट में पूरा मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई। यहाँ पे आपका इल्यूमिनेशन हो गया, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग वगैरह हो गया, और ये आपका वायरिंग और अर्थिंग, ये सब चीजें कुछ आगे इंस्टॉलेशन वगैरह रिलेटेड चीजें। और कुछ मिक्स सवाल कई बार आ जाते हैं कि जो कई बार आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते हो, मगर एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो बेसिक सवाल आपको पता होने ही चाहिए। अब बोल देगा न्यूट्रल के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं, या ग्राउंड के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं, तो आपको पता ही नहीं रहेगा तो फिर आप सही जवाब नहीं दे पाओगे। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर आरआरबी जेई और एसएससी जेई में किसका पेपर टफ होता है, किसका पेपर आसान होता है। देखो, आरआरबी जेई का एग्जाम कई सालों से होता आ रहा है, तो उसका पेपर अगर हम देखें, जो पहले स्टेज का पेपर होता है वो बहुत टफ तो नहीं आता है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, सवाल छोटे छोटे ही रहते हैं, कई बार थ्योरेटिकल सवाल आ जाते हैं, कई बार कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी आ जाते हैं। तो एसएससी जेई के सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। आरआरबी जेई के जो सवाल हैं, स्पेसिफिक ब्रांच वाइज सवाल तो बस पिछली बार ही आया था, तो अगर आप उसको देखोगे तो पेपर तो ईजी था। पिछली बार जो आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, मैं बता दूं, जो पेपर आया था 95% क्वेश्चन या 90% क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से आए थे, जो मैंने पढ़ाया था। आप किसी बच्चे के नोट्स उठा के देख लो, बैच एग्जाम होने के पहले, और फिर पेपर देख लो आप, 90 से 95% क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से आए थे। तो पिछली बार का पेपर तो काफी इजी था,
इजी था मतलब लो, इजी टू मीडियम लेवल के बीच में पेपर था। तो अगर वैसा ही पेपर आया तो अब आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि पेपर पिछली बार जैसा आया था इस बार भी पेपर वैसा ही आए। आपको वर्स्ट के लिए तैयार होकर के जाना है कि पेपर इजी आए तब भी आप कर ले जाओ, पेपर मीडियम आए तब भी आप कर ले जाओ, पेपर थोड़ा सा टफ अगर बनाए तो भी आप कर ले जाओ। क्योंकि इस बात को आप ध्यान में रखो कि जो बच्चे यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं, एमटेक का जो एग्जाम होता है, जो बच्चे एई की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कई बार बैकअप के लिए इस आरआरबी जेई के एग्जाम को देंगे, वो भी बैकअप के लिए आरआरबी जेई की इस एग्जाम को देंगे। और वो बच्चे सारे सब्जेक्ट को बहुत शानदार तरीके से पढ़ते हैं, वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर को भी पढ़ेंगे अच्छे से। खैर इस एग्जाम में नहीं आ रहा माइक्रो कंट्रोलर, अलग बात है। तो जब आप उनसे कॉम्पीट करोगे ना, तो आपके पास ये लापरवाही की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ऑसिलेटर से सवाल आ गया और आपको ऑसिलेटर का पता ही नहीं है, या ऑपरेशनल एम्पलीफायर से सवाल आ गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप पढ़ के गए ही नहीं हो। आपका कंपटीशन अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वालों से नहीं है, सिर्फ जो बच्चे बीटेक करके आ रहे हैं उनका भी पेपर वही होगा, जो बच्चे बीटेक के साथ साथ एमटेक भी कर रहे हैं या एमटेक कर चुके हैं वो बच्चे भी इस पेपर को देंगे, बहुत सारे बच्चे देंगे और वो बेहतरीन स्कोर करेंगे। उनके कॉन्सेप्ट, उनके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, बस कुछ छोटी छोटी चीजों में वो कमजोर होते हैं, जैसे वायरिंग का सवाल आ गया, अर्थिंग का सवाल आ गया, या कई बार कुछ डेटा बेस्ड फैक्चुअल चीजें होती हैं वो उसमें थोड़े से वीक होते हैं। तो वहां पे आपको फायदा उठाना है कि जो छोटी मोटी चीजें, रटने वाली चीजें हैं, बहुत बेसिक से, जो नॉर्मली कई बार किसी सब्जेक्ट में पढ़ाया भी नहीं जाता, वो चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, जो बच्चे सिर्फ डिप्लोमा करके आए हैं या बीटेक करके आए हैं। तो आपको तैयारी सीरियसली करनी है। और एग्जाम के लेवल की अगर हम बात करें तो एग्जाम बहुत इजी आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सर पिछली बार तो पेपर बहुत आसान आया था। हाँ, टेक्निकल का पेपर पिछली बार का इजी था, इस बार का पेपर हो सकता है वैसा ही आए या उससे थोड़ा सा टफ है, उससे आसान क्या ही पूछा जाएगा, उससे आसान पेपर बनेगा भी नहीं, उससे थोड़ा सा टफ ही आ सकता है। तो आप अपनी तैयारी को ढंग से करके जाना, सारे सब्जेक्ट को पढ़ करके जाना, कोई सब्जेक्ट छोड़ करके नहीं जाना है आपको। हाँ, मान लीजिए आपके पास थोड़ा सा टाइम कम है तो आप थोड़ा सा वीडियो को जल्दी देख लेना या थोड़ा सा नोट्स बनाना, अगर आपको लग रहा टाइम कंज्यूमिंग है तो पीडीएफ से काम चला लेना, पीडीएफ के प्रिंट आउट से काम चला लेना, वहां से आप थोड़ा बहुत टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट है, बाकी इन्वायरमेंट और कंप्यूटर वो तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी ही। तो अगर आपको आरआरबी जेईई की तैयारी करनी है तो आरआरबी जेईई सीबीटी टू स्पेशल बैच इन चारों ब्रांचेस की करियर लैब पे चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं इन बैचेज को। मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं या किसी ब्रांच की, सब में आपको ट्रेड का सिलेबस मिलेगा जो आपकी ब्रांच है जेईई की, उसके बाद कंप्यूटर की रिकॉर्डेड क्लास और इन्वायरमेंट की क्लास मिलेगी। आपके मन में अगर ये डाउट है सर सिलेबस हो पाएगा या नहीं एग्जाम तक, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी, आपका सिलेबस एग्जाम तक हो जाएगा किसी भी हालत में। सर कैसे हो पाएगा, मान लीजिए एग्जाम जल्दी हो गया तो? देखो, क्लासेज लाइव तो आपकी चल ही रही हैं, अगर मान लीजिए एग्जाम जल्दी हो गया तो हम रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करा देंगे, हर सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लासेज हैं। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम जल्दी हो गया तो हमें सिलेबस कंप्लीट करने में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी जितनी वीडियो आप देख पा रहे हो उतनी क्लासेज अपलोडेड कराती जाएंगे, ताकि आपको भी ऐसा ना हो कि बाद में का एक बर्डन बढ़ जाए। तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस तो छोटा है, छोटा मतलब 5 ही 6 सब्जेक्ट तो हैं, 5 ही 6 7 सब्जेक्ट तो हैं आपके, बस उसमें 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट बड़े हैं, बाकी तो छोटे छोटे हैं। तो आप चाहोगे तो कर सकते हो। वही मशीन आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, नेटवर्क थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है, पावर सिस्टम और मेजरमेंट पे आप आसानी से जल्दी से कर ले जाओगे। तो आपको इसमें कंप्यूटर, इन्वायरमेंट और ट्रेड मिलेगा, आपका सिलेबस एग्जाम के पहले बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। इसकी फीस जो है वो 2499 है, ठीक है, लिमिटेड सीट्स के लिए। तो आप इस बैच का फायदा उठा सकते हैं। इसकी वैलिडिटी क्या है, 1 साल। और अगर कोई क्वेरी है बैच से लेकर के तो आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। पीडीएफ आपको मिलेगा, जो पढ़ाया जा रहा है, जो इस बोर्ड पे लिख करके पढ़ाया जाएगा, सेम वही नोट्स आपको ऐप पे मिलेगा, एक साथ कंबाइन करके। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, मान लीजिए ट्रांसफॉर्मर पूरा हो गया, तो ट्रांसफॉर्मर की पीडीएफ जो क्लास में पढ़ाया गया सब जोड़ जोड़ के, हर दिन की जो पढ़ाई गई होगी पीडीएफ, वो जोड़ करके आपको अपलोड करा दी जाएगी ऐप पे। और कंप्यूटर की क्लास सत्येंद्र सर की, इन्वायरमेंट की क्लास विवेक यादव सर की, वो रिकॉर्डेड रहेगी। और अगर आपको बैच करियर लैब पे नहीं दिख रहा है तो आपको कैसे ढूंढना है, आप ऐप पे जाएंगे तो ऐप पे सबसे नीचे एक बैच का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना। करियर विल ऐप पे जाना, सबसे नीचे एक बैच का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर कई सारे सेक्शन आएंगे, ऑल एसएससी मेंस, टीचिंग। थोड़ा और दाएं जाओगे आप तो आपको एक सेक्शन दिखेगा जेईई आईटीआई एंड रेलवे एग्जाम।
जेई आईटीआई या रेलवे एग्जाम, उस पर क्लिक करना। जैसे उस पर आप क्लिक करोगे जितने भी बैचेज हैं जेई आईटीआई या रेलवे एग्जाम से वो सारे बैचेज दिख जाएंगे। यहीं पे आपको एलपी के ट्रेड के बैचेज भी मिल जाएंगे, यहीं पे आपको जेई के बैचेज भी मिल जाएंगे, यहीं पे आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के और बेसिक साइंस के बैचेज भी मिल जाएंगे, यहीं पे आपको फिटर डीजल मैकेनिक वेल्डर आरएससी ट्रेड के बैचेज भी मिल जाएंगे। यहाँ पे जाके आप इंट्रो वीडियो देख सकते हो बैच की। इंट्रो वीडियो को जरूर देखना किसी भी बैच की, जिसमें यह बताया जाता है कि उस बैच में क्या क्या कंटेंट कवर कराया जाएगा। ये जो जेई का बैच स्टार्ट हुआ इसमें लिखने का काम इंग्लिश में होगा, रिटन वर्क जो होगा जेई के बैच में। एएलपी के बैच में तो रिटन वर्क हिंदी इंग्लिश दोनों में हो रहा है अब, लेकिन जेई के बैच में रिटन वर्क लिखने का काम इंग्लिश में होगा, नोट्स आपको इंग्लिश में मिलेगा। हाँ, बोलने का काम जैसे मैं बोल रहा हूँ, बोलने की भाषा तो नॉर्मली हिंदी होती है, हिंदी इंग्लिश मिक्स, मतलब टेक्निकल जो वर्ड्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे, भाषा जो होगी सेंटेंस फ्रेमिंग वो हिंदी में होती है। तो ये कहानी है आपकी। तो इन बैचेज को आप जाकर के करियर लैब पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट होने की चिंता आपको नहीं करनी कि सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हो। अरे मैं तो पढ़ाने को स्पीड से पढ़ा सकता हूं कि आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल समझ में भी आएंगी और अगर थोड़ी सी लापरवाही करोगे तो उड़ भी जाएंगी। बट जब उस चीज की जरूरत हो तब कि हाँ तेजी के साथ पढ़ाना है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना है, क्योंकि कई बार अगर मैं स्लो भी पढ़ा रहा हूं तो आपके पास स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन, आप स्पीड 1.25 कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए। लेकिन कई बार वीक बच्चे होते हैं तो उनको भी फंडामेंटली बेसिक से समझाना होता है। कई बार आप हो सकता है कहीं और से पढ़ के आए हो, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि सर आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ाइए। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कोरे कागज होते हैं, तो मेरी स्पीड बिल्कुल ऐसे ही होती है कि जो बच्चा बहुत बेसिक से पढ़ना चाहे, कुछ भी नहीं आता हो एक तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसको भी समझ में आ जाए। तो आपको समझ में पूरा आएगा, कोर्स भी कंप्लीट होगा और जो कंटेंट होगा टू द पॉइंट कंटेंट होगा। ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जिससे आपके एग्जाम के सवाल हिट ना हो, एग्जाम के सवाल फंसे ना। आपके सवाल एग्जाम के बिल्कुल हिट होंगे। अरे भाई 8-10 साल 12 साल पढ़ाने का फायदा क्या जब आपके एग्जाम के सवाल नोट से ना आए। तो वही सारी चीजें आपको हाईलाइट के रखे बताई जाएंगी जहां से सवाल बनते हैं। तो यू कैन ज्वाइन योर बैचेज एट करियर लैब। फीस का अगर किसी को इश्यू है तो फीस ये तो मिनिमम फीस ही है, मिनिमम फीस है। आपको फीस की चिंता नहीं, आपको कंटेंट की चिंता करनी चाहिए। अगर यही फीस 599 हो और कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट ना हो एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो 599 रुपये तो आपके जाते ही हैं। आपका जो समय है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी आई आप नौकरी पा सकते थे, वो वैकेंसी भी हाथ से चली जाती है। तो फीस जो भी कम ज़्यादा है वो है, मेन फोकस आपका होना चाहिए कंटेंट जो मिल रहा है उसको सीखो, प्रैक्टिस करो, सवाल लगाओ, एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आपकी जो कमियां हैं जहां के सवाल गलत हो रहे हैं उसको इंप्रूव करो और फिर एग्जाम दे दो। आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एग्जाम दोगे अलग अलग ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल के बैच की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में आरआरबी जेईई के जितने मेन सब्जेक्ट्स हो मैं आपको कराऊंगा। ये जितने सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहते हो कोई और टीचर लगाया जाए इस सब्जेक्ट के लिए तो मेरे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, बट कई बार आपकी रिक्वेस्ट होती है कि सर ज़्यादातर सब्जेक्ट आप ही पढ़ाइए, इसलिए ये सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी इलेक्ट्रिकल मशीन लाइव चल रही है, अभी जो बैच चल रहा है अभी मशीन लाइव चल रही है, इसकी क्लास रिकॉर्डेड और इसकी क्लास रिकॉर्डेड अपलोडेड है। तो बच्चे इसकी क्लास देख रहे हैं और साथ साथ मशीन लाइव कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो इसकी रिकॉर्डेड क्लास भी अपलोड करा दी जाएगी, या फिर टाइम रहेगा तो लाइव तो चलेगा ही, लाइव क्लास तो चल ही रही है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बाकी आपसे मुलाकात किसी और सेशन में करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।